अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरखपुर रोड पर। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की हुकूमत से क्या कारकर्दगी चाहती है? सिर्फ एक कारकर्दगी वो चाहते हैं, सिर्फ एक काम वो चाहते हैं। तो बकौल नजम सेठी वो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। फौज को बस इस कारकर्दगी से मतलब है, उन्हें कोई और कारकर्दगी नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यही चाहती है हुकूमत से कि पीटीआई को तबाह बर्बाद कर दो। उसकी वजह क्या है ज़रा ये समझिए आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 70-75 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करके दीवार के साथ लगा दिया है। यानी ये ज़रूर होता था कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो जाती थी, ज़िया-उल हक के दौर में कुछ हद तक एक्सपोज हो गई थी, याह्या खान के दौर में बहुत एक्सपोज हो गई थी। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं गया था कि इनके कारोबार, जो बिजनेसेस हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो बाकी सारी चीज़ें बजट हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। यानी इमरान खान साहब एक डिफरेंट पॉलिटिकल क्लास को एड्रेस करते हैं। फ़र्क यह है कि नवाज शरीफ का वर्कर जो है उसकी शायद वो समझ बूझ नहीं थी, वो इस लेवल तक मामले को ले जा नहीं पाए। यहाँ पढ़ा लिखा वर्कर है, इसका शऊर जो है वो किसी और तरह का है और शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। अब हो ये रहा है कि ये क्लास वो वाले सवालात उठा रही है जो कभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुनना नहीं चाहती। उनके हर मफाद को ये ढूंढते हैं और ढूंढ के उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब को जो लोग वोट करने वाले हैं, वोटर हैं या सपोर्टर हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन जगहों पर जाकर चोट करते हैं जिस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। बारीक वारदातियों को ये पकड़ लेते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दीवार के पीछे रहकर पुतली तमाशा खेलती थी। पहली मरतबा ये उनको दीवार के सामने निकाल कर लेकर आए। पहली मरतबा हमने सुना कि DG ISPR जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं या बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बजट रखे गए। वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला शऊर कहीं सस्टेन कर गया तो उनके लिए पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल और कब्जा जो है वो हमेशा के लिए जारी रखना वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि सारे सियासतदान उन्हें डिलीवर करके दें। अब परवेज़ खटक साहब को क्यों लाया गया, इसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को देख लें या मेरे सोर्स की आप खबर को देख लें तो बात एक जैसी है। हुआ यह है कि एक लेवल से आगे ब्रूटैलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ये अपने गले में डालना नहीं चाहते। जुल्म, जबर और फस्तायत का जो टैग इनके गले में पड़ गया है ये उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो जुल्म और बर्बरियत कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है जी हम वजारतों में नहीं बैठते, हम इक़्तिदार का हिस्सा रहने दें, मौजा असी लुटांगे, लेकिन हम किसी सूरत भी हुकूमत का फेस नहीं बनना चाहते हैं। हम हुकूमत में ही, लेकिन हुकूमत का फेस हम नहीं बनना चाहते। बारीक वारदात उन्होंने भी डाली हुई है। वो इसलिए कि ये सारा कुछ हमारे खाते में पड़ जाएगा जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम है और PMLN जो है उसके लोग भी अब कतराते हैं कि यार कितना आपने हमसे जुल्म करवाना है। अल्टीमेटली ये चीज़ें वापस आती हैं मुड़ के, उन्हें भी डर लगता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा परवेज़ खटक जो है वो वहाँ पे इंडक्ट किया। परवेज़ खटक को जो खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रखा जाएगा। परवेज़ खटक के पास इख्तियारात होंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीज़ों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकेंगे। और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में ताकत इस्तेमाल करेंगे। यानी विलन का रोल जो है वो परवेज़ खटक साहब ने कबूल कर लिया कि ठीक है मेरी तो सियासत तबाह हो गई लेकिन मैं PTI को नहीं छोड़ूंगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से एक एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएगी
तो हर दफ़ा तो गोलियां नहीं मारी जा सकती। अब तो जो बाइडन भी नहीं है सर पे जो सपोर्ट दे देगा, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी है उसके बारे में अभी भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत क्या सोचती है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक तारीफ करके हुकूमत को खुशगवार हैरत में और मुखालिफिन को मायूसी में मुब्तला कर दिया है, इसी तरह उनका कुछ पता नहीं कि कल कोई और तरह की भी वो बात करते हैं। तो हुकूमत ये अभी भी डरी हुई है कि पता नहीं कि ट्रंप की हुकूमत इनके साथ क्या करेगी, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से कुछ करारदादें और बिल तो आ रहे हैं। एक जो विल्सन का बिल है, करारदाद जो है बाइंडिंग रेजोल्यूशन, वो ओवरसीज पाकिस्तानी उसकी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें कामयाबी होती है या नहीं होती। लेकिन हुकूमत बदस्तूर खौफजदा है, डरी हुई है और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं ट्रंप उनके साथ करेगा क्या, ये उनके दिमाग में चल रहा है। लिहाजा उन्हें यह लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के क्राउड को इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रोकना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर परवेज़ खटक साहब को जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इसीलिए उनको वजारत दी गई है। और वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से जानते हैं तो कोई ना कोई गेम परवेज़ खटक साहब करेंगे। ये अजीब मामला और ट्रंप के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है। नाज़रीन, जहाँ सुहेल वड़ाइच साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि इतने पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन उन्हें भी अभी तक रियासत की सही डेफिनेशन का नहीं पता। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मकबूल जमात ज़रूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा उसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं है जो हालात को मामूल पर लाने का फ़न या हुनर जानता हो। कुर्बानियाँ देने के बावजूद कप्तान और उनके अंधे अकीदतमंद शाह महमूद कुरैशी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। एक तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई में कोई माकूल शख्स नहीं है। वो बात यह है कि ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन किसी पार्टी पे आई ही नहीं, लीडर अंदर कर दिया, ना उसको देखने देते हैं, ना सुनने देते हैं, ना उसकी बात बाहर आती है। दूसरा, जो आदमी एहतजाज करता उसको उठा के अंदर डाल देते हैं, जो बंदा एहतजाज नहीं करता उसको जो है वो किसी न किसी ओहदे के ऊपर बैठा देते हैं। तो ये जो कुछ भी इस पार्टी के साथ हो रहा है, ये वड़ाइच साहब किसी पार्टी के साथ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा हो रहा है। और ना किसी पार्टी ने इस लेवल का स्टांस और मजबूती दिखाई है एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। अब आप ये कह रहे हैं कि रियासत को कबूल नहीं है। भाई रियासत तो कहते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों को, कौमी और सूबाई हुकूमतों को, और साथ में जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। तो ये रियासत की जो गलत डेफिनेशन है, जो फ़ौज को रियासत कहते हैं ना लोग, वो गलत करते हैं। फ़ौज जो है वो रियासत के जो 3 सतून है, उन 3 सतूनों में एक सतून का एक छोटा हिस्सा है फ़ौज, बस इतना ही है। लेकिन ये हमारे इस तरह के जो दानिश्वर हैं उन्होंने फ़ौज को रियासत कह कह के उनका भी दिमाग ख़राब कर दिया और पूरी कौम का भी कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया। मेरे ख्याल में रियासत का एक बड़ा वसी माने है, रियासत एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको रियासत को वैसे ही रहने दें। और इसके लिए आइन का आर्टिकल 8 जो है उसको बार बार पढ़ते रहा करें और उसको जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रियासत होती क्या है। और जिस तरह से इस रियासत ने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी मैं रियासती जबर कह रहा हूं, किसी एक इदारे के ऊपर खाली नहीं डाल रहा, हालांकि मामला वहीं से ट्रिगर हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा निज़ाम जहां से इंसाफ मिलना था वो मिला ही नहीं। रियासत के किसी एक सतून ने इंसाफ नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जिले शाह के कत्ल को 2 साल हो गए हैं। जिले शाह एक दीवाना आदमी था, मैं उसको खुद भी मिला हूं। हम सहाफ़ी जब जाते थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए अंदर, तो वो बाहर से आवाज़ें लगा रहा होता था कि हमारे खान को बताना कि हम उसके साथ खड़े हैं और हम कुर्बानी दे देंगे, हम जान दे देंगे। वो इस तरह की बातें कर रहा होता था। जब सहाफ़ी अंदर जा रहे होते थे या पॉलिटिकल लोग अंदर जा रहे होते थे तो वो बाहर खड़ा रहता था, ऊंची ऊंची बोलता था। और जब कभी किसी वक्त हम लोग बाहर निकलते थे तो वो आ जाता था सबसे पहले, हाथ में उसके इमरान खान की फ़ोटो पकड़ी हुई होती थी। तो वो एक करैक्टर में रहता था, एक दीवाना आदमी था, अपने लीडर से प्यार करने वाला था और वो उसको इमरान खान साहब से बहुत प्यार था। ऐसे शख्स को, मासूम शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है। उसका जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे आज भी याद है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने दिया था कि जिले शाह एक दीवाना था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करके लाश जो है वो सड़क पर फेंक दी गई। कौन अपने लोगों के साथ ऐसा करता है? जुर्म क्या था? सारे लोग उसे पसंद करते थे। वो ऐसा इंसान था जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये इमरान खान साहब का एक पुराना स्टेटमेंट है। वाकई जिले शाह किसी का क्या बिगाड़ता? वो तो सबसे प्यार करता था, जो आता था उसको कुछ ना कुछ खिलाता था, उसका ख्याल रखता था, लोगों को बाहर एंटरटेन करता था। तो ऐसा आदमी, उसको मार मार के उसकी जान ही ले ली।